नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए अश्विनी कुमार चुरुंगू सर। और मुद्दा आज बहुत अहम है और समझना ज़रूरी है ऐसे मुद्दों को कि ऐसा कैसे हो गया कि ये जो भारत के अंदर इतने सारे पाकिस्तानी वीज़ाज़ लेकर आए और पूरा का पूरा एक यहाँ पर अपने एक नया देश बनाने की तैयारी चल रही थी। चाहे उसको वो कोई भी नाम दे देते, बांग्लादेश दे देते, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान कुछ भी दे सकते थे। पर इनको वीज़ा मिला कैसे? लाइक हाउ डिड दे गेट होल्ड ऑफ सच थिंग्स? तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे कि किस तरीके से ये सारी अ, प्रोसेस हुए, ये सारी स्कीम्स चली। जी। सर अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, कभी-कभी ऐसा जीवन में होता है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ हो जाती है। इस बार भी वैसा ही हुआ। कई चीज़ें सामने आ गई, जिनकी हम बहुत देर से ताक में थे। कुछ तो हमें पता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस विषय का मुझे लगभग समझिए आज से 15 साल पहले पता लग गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। इनफैक्ट मैं किसी दूसरे काम में था। उस काम के माध्यम से मुझे ये चीज़ भी पता चली। सन 2010 की बात है, मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस समय एक टेररिस्ट के सरेंडर करने का एक प्लान बनाया था। एक उसको कहते हैं वो सरेंडर पॉलिसी बनाई थी 2010 में। और फिर मुझे 2010 में, क्योंकि उन्होंने जो ये काम किया था बड़े गुपचुप तरीके से किया था, ये लोगों के सामने आया नहीं था, बट द पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जब हमें ये पता लगा, अभी तक तो पब्लिकली इस पर ज्यादा बात नहीं हुई, जब हमें ये पता लगा कि ये क्या है, तो धीरे धीरे करके हमें पता लगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान चले जाते हैं, वो वहां पर शादियां करते हैं, नंबर एक। फिर उनके वहां बच्चे होते हैं, नंबर दो। और फिर तीसरा क्या है, उनको जब ये पता लग जाता है कि इस तरह की एक पॉलिसी भारत में जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाई है। उस वक्त सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, और चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला, यही उमर अब्दुल्ला। उनका उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम था, उसका नाम था सज्जाद किचलू। उस समय ये पॉलिसी बनी थी। और इस पॉलिसी को जब मैंने ठीक तरह से पढ़ा तो पता लगा कि उन्होंने वहां पर 4 ऐसे पॉइंट रखे थे भारत के, जहां से अगर कोई व्यक्ति यहां से पाकिस्तान चला गया है, वो वहां से उन 4 पॉइंट से वो भारत में वापस आ सकता है। और जब वो वापस भारत में आएगा, वो ये डिक्लेयर करेगा कि मैंने सरेंडर किया है एंड आई हैव लेफ्ट टेररिज्म। और साथ में ही उसमें एक और बात भी थी, और वो थी कि चेंज ऑफ माइंड उसका हो गया है, और फिर उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ एक बड़ी जबरदस्त स्कीम बनाई थी जम्मू कश्मीर सरकार ने। उनको जम्मू कश्मीर में वापस ला करके फिर उनको रिहेबिलिटेट करने की एक योजना बनाई गई थी। तो उसका सारा अध्ययन करके मुझे ये लगा कि अभी तक जो मैंने अपनी तरफ से आंकड़े तैयार किए, उसमें यह पता लगा कि 4 से 5,000 के करीब लोग ऑलरेडी भारत आ चुके हैं। और उनके आने का तरीका जो था वो नहीं था जो पॉलिसी में बताया गया था। यानी 4 पॉइंट कौन से थे? कश्मीर में था सलामाबाद, ये इधर पुंछ में, और पुंछ में सलामाबाद, और इधर उड़ी उड़ी वाला दूसरा, तीसरा वाघा बॉर्डर, और चौथा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन अगर वो उन चारों जगहों से आ जाते, चारों पॉइंट से आ जाते, तो उनको ये डिक्लेयर करना होता था कि उन्होंने, उनका माइंड बदल गया है, नंबर 1, और उन्होंने टेररिज्म छोड़ दिया है और वो सरेंडर कर रहे हैं। वहां से कोई एक व्यक्ति भी नहीं आया, लेकिन फिर भी 4,000 लोग भारत में आ गए थे। वो कैसे आए थे? वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर नेपाल जाते थे, नेपाल काठमांडू में उतरते थे, काठमांडू में अपने पाकिस्तान के पासपोर्ट को वहीं पर डिस्ट्रॉय करते थे। उसके बाद में वो कोई दूसरा मोड़ लेकर के एयरपोर्ट से भारत की सीमा तक पहुंचते थे, और भारत की सीमा के अंदर जो ही वो दाखिल होते थे, वहां वो कहते थे हम सरेंडर कर रहे हैं, और हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम यहां पर सरेंडर कर रहे हैं। फिर क्या होता था? फिर वहां से पुलिस जेएंडके की बुलाई जाती थी, और जेएंडके की पुलिस आकर के फिर उनको
गोरखपुर, रक्सौल वगैरह ये जो सारे थे, वहां पर कोर्ट में उनको पेश करती थी। कोर्ट से सुपुर्दनामे पर उनको लेकर के जम्मू कश्मीर ले जाती थी। आपको अचरज होना चाहिए, शायद होगा भी, सबको होगा, अभी तक ऐसे 4,000 के करीब लोग, ज्यादा ही, जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, कश्मीर में आ चुके हैं पाकिस्तान से, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर की सरकार रिहेबिलिटेट नहीं कर पाई, क्योंकि जो शर्त उधर लिखी हुई थी पॉलिसी में, वो इन्होंने पूरी नहीं की थी। इसलिए लगातार उन दिनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं सन 2012, 13, 14, 15, लगातार 2016 तक, पहले तो ये बात की थी उमर अब्दुल्ला ने, उसके मिनिस्टर सज्जाद किचलू ने, उसके बाद में महबूबा मुफ्ती ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह कहा था कि नेपाल रूट जो है आप उसको भी रिकॉग्नाइज करिए कि वहां से भी वो वापस आ सकते हैं, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट ऑल ऑफ देम। वो सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग जो हैं, भले ही जो पुरुष हैं वो सारे टेररिस्ट बनने के लिए पाकिस्तान गए थे, फिर वहां से जब वो वापस आए, लेकिन इन्होंने वहां से जो महिलाएं लाई, वहां शादी करके, किसी किसी की तो दो दो महिलाएं भी हैं, पत्नियां भी हैं, फिर उनके 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं, और उन सबको ये वहां लाए हैं, और ये सारे जम्मू कश्मीर में आए हैं, पर्टिकुलरली इन कश्मीर। अब बात सुनिए, 2019 में जब आर्टिकल 370 समाप्त किया गया, उस वक्त ये आवाज उठी उस समय कि बाहर प्रदेशों से लोग यहां जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर, ये पहले से ही लोग जो थे पाकिस्तान से आए हुए, उस पर चुप्पी थी। इतना ही नहीं, अब दूसरा इसका पहलू देखिए, उसको कैसे फिर बंद करवाया, वो भी एक लंबा चौड़ा किस्सा है। 2016 में ये किस्सा, नेपाल वाला किस्सा जो था, वो बंद हो चुका था, और हमने उसके लिए लगभग मैंने 5 साल इस काम के लिए लगाए थे, एंड अल्टीमेटली उस समय राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, और उस समय ये सारा हुआ था, और 2016 में ये सारा किस्सा नेपाल वाला बंद हो गया था। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें सोचने वाली बात यह है, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज जम्मू कश्मीर में थे, जो हिंदू थे, जो सैनिटेशन वर्कर्स पंजाब से आए हुए थे, जिनको उस समय लाया गया था और जम्मू कश्मीर की नागरिकता जिनको दी गई थी, उनके लिए कभी भी ये दरवाजे नहीं खुले कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए, या उनको सरकार की तरफ से पढ़ने के लिए बच्चों को कोई स्कॉलरशिप दी जाए, लोन दी जाए, ये सब चीजें उनके लिए बंद थी। लेकिन इन्हीं जो ये सारे लोग हैं, इनमें से कुछ लोग, आपको अचरज होगा, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, जुडिशरी में नौकरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक और काम भी किया है इसके साथ में ही, वो ये है कि जो इसके पहले यहां आए हुए थे, अब उनका तरीका क्या था आने का, वो भी सुन लीजिए। ये मैंने आपको 2 तरीके बताए, तीसरा सुनिए। तीसरा तरीका ये था कि ये, अब तो इंटरनेट है, उन दिनों इंटरनेट नहीं था, आज से 30 साल 40 साल पहले कोई भी यहां का व्यक्ति, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, वो टेलीफोन पर संपर्क बना लेता था पाकिस्तान में। फिर टेलीफोन पर क्या हो जाता था, आपस में बातचीत हो जाती थी, निकाह तय हो जाता था, और निकाह टेलीफोन पर पढ़ा जाता था। नया तरीका है निकाह करने का। फिर धीरे धीरे करके जब इंटरनेट आ गया, तो उसमें फिर मोबाइल फोन्स पर निकाह होते थे, इंटरनेट पर निकाह होते थे, यूट्यूब पर निकाह होते थे, और उस तरह से क्या होता था, फिर वो शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अप्लाई करते थे। फिर उसके बाद में जब वो भारत आते थे, तो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करते थे। एक चीज तो है कि लॉन्ग टर्म वीजा जो है बहुत कम लोगों को मिला है, लेकिन इन सब के केसेस पेंडिंग है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म केसेस पेंडिंग है। आपको याद होगा, जब सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो उस वक्त जो था उसका अमेंडमेंट आ गया था, तो उस वक्त बहुत सारा, पर्टिकुलरली मुस्लिम समुदाय ने भारत में अलग अलग जगहों पर, शाहीन बाग तो आपको पता ही होगा, उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ था, एक प्रोटेस्ट उन्होंने किया था। लगभग कोई 6 महीने ये प्रोटेस्ट चले थे। उसका कारण केवल एक था कि उनको पता था पाकिस्तान से ऐसे लोग भारत में रह रहे हैं जिनके यहां पर शादी के बाद में बच्चे हुए हैं, वो यहां पर कारोबार करते हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने उनका यहां पर
सबसे पहली बात, आधार कार्ड बनाए थे, वोटर कार्ड बनाए थे, और यहां पर वो वोट भी देते हैं। कई लोगों ने वाघा बॉर्डर पे इस समय, उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, ये कहा कि हम तो जम्मू कश्मीर को छोड़िए, बाकी सारे हिंदुस्तान में हम तो प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, नौकरियां लेने की सोच रहे थे, यूनिवर्सिटीज में हैं, वो टेक्निकल कॉलेजेस में हैं, दूसरे कॉलेजेस और स्कूलों में हैं। ऐसे सब लोगों की जो टोटल मिलाकर के पॉपुलेशन सारे भारत में, ऐसी एक गणना है कि 5 लाख के करीब लोग हैं, 5 लाख ऑफ पीपल, वो वहां से आए हुए हैं, यहां पर हैं। और जब हमने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये जब पास हो, उसमें ये बात थी कि गैर मुस्लिम जितने भी अफगानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में हैं, जो वहां पर उत्पीड़न के कारण भारत में आएगा, उसको यहां पर हम नागरिकता देंगे। उस पर सबसे ज्यादा बवाल खड़ा करने वाले यही लोग थे, यही लोग थे वो, और इनके मददगार जो यहां पर थे वो इस, और कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी, कम्युनिस्टों, इन सब ने इन लोगों का साथ देने के लिए उस समय उस कानून का विरोध किया था। कारण केवल एक था, ये जग जाहिर नहीं हो चुका था। और दुर्भाग्य ये है कि लगातार पिछले 50 वर्षों में जो ये काम होता रहा, इस पर सरकारें चुप थी, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन चुप थी, इस पर पॉलिटिकल पार्टीज चुप थी। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पिछले 10 साल 11 साल में भी ये सिलसिला चलता रहा। हो सकता है शादियां कम हो गई हों, लेकिन जो पुरानी शादियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ, अभी भी इंटरनेट पर इनके निकाह होते रहते थे। और दूसरी बात, यहां से भी मुस्लिम लड़कियां जो हैं पाकिस्तान जाती थी, और पाकिस्तान जाकर के जब उनके वहां बच्चे होते थे, पति होते, फिर धीरे धीरे करके उनको ये महिला जब वापस भारत आती थी, उनको भी यहाँ शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत बुलाती थी, फिर बच्चे यहाँ आते थे। तो ये एक और सिलसिला था। यानी ये 5 तरह के इनके पाकिस्तान से जो भारत में आने के तरीके थे। पहला तरीका ये था कि लड़की जो है यहाँ के लड़के के साथ, भारत के लड़के के साथ निकाह करे। दूसरा, भारत का लड़का जो है पाकिस्तान की लड़की के साथ निकाह करे। तीसरा, फिर ये शॉर्ट टर्म वीजा बनाए, फिर जब ये भारत में सेटल होने की कगार पर हो, उसके बाद में यहां आकर के वो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर के, यानी लॉन्ग टर्म वीजा जो है, कई लोगों का 22-22 साल का लॉन्ग टर्म वीजा है यहां पर। और उन्होंने फिर यहां क्या करना, सबसे पहले आईडी कार्ड बनाना, उसके बाद वोटर लिस्ट बनाना, उसके बाद राशन कार्ड बनाना, उसके बाद पासपोर्ट भी कई लोगों ने यहां पर बनाए हैं। अपने पाकिस्तान पासपोर्ट उन्होंने सरेंडर किए हैं और भारत के पासपोर्ट बनाए। ये एक बहुत बड़ा बवंडर है। मैं तो कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ी जालसाजी हुई है, और केवल भारत सरकार के साथ नहीं है, पूरे देश के लोगों के साथ ये जालसाजी हुई है। इन सब लोगों को जो ये वापस डिपोर्ट करने की बात चल रही है, अब किस हद तक ये सफल होगी। लेकिन भारत सरकार ने एक चीज अच्छी की है, उन्होंने इसका ओनस, इन सब लोगों को डिपोर्ट करने का ओनस जो है वो राज्य सरकारों पर छोड़ा है। राज्य सरकारों को होम मिनिस्ट्री ने भारत में एक पत्र भेजा है, और साथ में फॉलो अप भी है। वो क्या है कि एक निश्चित डेट उनको दी गई है, इस तारीख तक जितने भी आपके यहाँ पर हैं उनकी शिनाख्त करिए, नंबर 1, उनको डिटेक्ट करिए, नंबर 2, फिर उनको डिपोर्टेशन के लिए आप जो आपके नजदीक बॉर्डर है वहां जाइए। यानी सबके लिए तो यहाँ पर अब ये है कि वाघा बॉर्डर सबको लगता है क्या, अब एक दूसरा सिलसिला शुरू हो गया, वो भी सुनिए। वो सिलसिला क्या है, पाकिस्तान जो भारत से लोग जाने वाले हैं वापस पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपने सिटीजन को नहीं वापस लेंगे। अब देखिए मजेदार बात इसमें क्या है, करगिल में आपको याद होगा जब करगिल वॉर हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान की आर्मी ने उस समय जो रोल प्ले किया था, शर्मसार करने वाला वो रोल था किसी भी कंट्री के लिए, कहीं ऐसा नहीं होता। वो क्या था कि जो सैनिक वर्दी में वहां करगिल में मारे गए थे, जब भारत ने कहा उनको कि इनकी लाशें यहां गिर चुकी हैं, अब आप इनको बाइज्जत वापस ले लीजिए, और पाकिस्तान की आर्मी ने उन सबको वहां पर लेने से इनकार किया था,
और ये कहा था इनका हमारे से लेना देना ही नहीं कोई। और फिर बाद में जा करके उनको वहीं पर पहाड़ों की कंदराओं में उनको दफन किया गया था। अब जैसे वो करना था वो उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने उनकी लाशें वापस नहीं ली। अब वो तो लाशों वाली बात थी, लगभग लगभग 400 के करीब ऐसी लाशें उस वक्त थी उन सैनिकों की जो पाकिस्तान ने वापस नहीं लिए थे। लेकिन अब ये लाशें नहीं है, ये तो जिंदा लोग हैं। पाकिस्तान ने अब एक स्टांस लिया है कि हम इन लोगों को वापस नहीं लेंगे। वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर पे बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं एक दूसरा एक बवंडर शुरू हो गया है, एक दूसरी एक साजिश शुरू हो गई है। और ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। हमें पता है, इस बात का पूर्ण रूप से पता है कि ये जो लोग हैं ये भारत में थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यहां हैं और उसके अलावा वो यहां पर 20-20 सालों से 30-30 सालों से रह रहे हैं, यहां सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने ये सारे सरकारी दस्तावेज बनाए हैं। आपको याद होगा उन दिनों वो कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, उसके पीछे यही कारण था कागज ना दिखाने का कि हमने कागज बनाए नहीं थे। धीरे धीरे करके इन्होंने जो के कागज बनाए, इसमें सबसे बड़ा रोल था कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कम्युनिस्ट पार्टीज का, लोकल प्रादेशिक जो पार्टियां हैं हमारी, उनका रोल इसमें था ये सब बनाने में। तृणमूल कांग्रेस ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया है, वहां की बंगाल की सरकार ने, उन्होंने भी इसमें रोल किया है। अब आपको इसके अलावा भी और बताऊंगा मैं, और भी दो तरीके इस्तेमाल किए गए थे उनको यहां आने का। एक तरीका क्या था, ये वहां से इमरजेंसी पासपोर्ट, इमरजेंसी वीजा लेते थे। वो क्या होता था, मेडिकल ग्राउंड्स पर इमरजेंसी वीजा लेते थे, मेडिकल ग्राउंड्स पर यहां पर इलाज करवाने के लिए भारत में आते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे और उसके बाद वापस नहीं जाते थे। और इसके अलावा एक और तरीका था कैसे वो भारत में आते थे, यहां पर मैचेस होते थे, क्रिकेट मैचेस होते थे, उन क्रिकेट मैचेस को देखने के बहाने शॉर्ट टर्म वीजा लेते थे, मैच के लिए वीजा लेते थे और फिर यहां आकर के यहां गायब हो जाते थे, वापस नहीं जाते थे। अब फिर उस तरह के भी यहां पर मुझे लगता है कम से कम 10 से 20 हजार के करीब वो लोग होंगे जो यहां पर मैचेस देखने आए, शॉर्ट टर्म वीजा लिया और यहां आकर के फिर वो गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चला। ऐसे सारे लोगों की शिनाख्त करना, उनको सबसे पहले तो ये बताना कि कौन कौन है और कहां कहां है, फिर डिटेक्शन करके उनको डिपोर्टेशन के लिए तैयार करना और एक्चुअली उनको डिपोर्ट करना। तभी मैं कह रहा हूं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस बार हो गया है पहलगाम वाला मामला, कि इतनी बड़ी साजिश देश के सामने, उस साजिश का पर्दाफाश हो गया। लेकिन इतना काफी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा काम शुरू हो गया है। और इसमें सामाजिक पहलू इसका यह है कि सामाजिक संस्थाएं जो भारत में हैं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, सब ने एकजुट होकर के इस इशू को उठाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, वो पहले बात मैंने आपको कही को सरेंडर टेररिस्ट जो वापस आते थे, उस बार हमने बहुत बड़ा अभियान लिया था। 5 साल हमने उस अभियान को जारी रखा, सन 2015 से लेकर 12 से लेकर के सन 2016 तक 5 साल हम उस पर लड़ते रहे, तब जाकर के हमें सफलता मिली और 2016 में जो वो सारा सिलसिला था वो बंद हो गया। लेकिन उसके पहले ही जब हमने वो कंपेनिंग शुरू कर दी थी, उसके पहले ही 4-4,500 लोग जम्मू कश्मीर पहले ही आ चुके थे अनफॉर्चुनेटली, और वो अभी भी यहीं पर हैं। उनकी सारी महिलाएं पाकिस्तान से हैं और उनके बच्चे जो हैं अब देखिए उसमें टेक्निकल ग्लिच क्या है, टेक्निकल ग्लिच ये है कि अगर भारत में कोई संतान पैदा होती है, उसका हक यहां पर सिटीजनशिप के लिए बनता है, या कोई व्यक्ति यहां पर 12 साल लगातार रहता है वो भी अप्लाई कर सकता है, ये सिटीजनशिप कानून में हमारे। लेकिन जो वो अपने साथ बच्चे लाए थे उस समय, ये सारे सरेंडर्ड टेररिस्ट और उनकी माताएं जो वहां से आई थी, और उनके कई जगहों पर तो ये देखा गया उन्होंने अपने परिवार को भी वहां ले गए, फिर वहां से परिवार में काफी वृद्धि करके जब लोग आए थे तो वो सारे बच्चे जो थे जो वो लाए थे वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे,
वो भारत में नहीं पैदा हुए थे। सो दे आर द नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान, जिनको वो अपने साथ यहां लाए थे, और अब वो भारत में यहां पर है और हमारे कंधों पे है, और हमारे टैक्स पेयर का पैसा उन पर खर्च होता है। यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी स्कीम्स का वो फायदा ले रहे हैं। यहां तक कि मैं आपको क्या बताऊं, ये जो आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी स्कीम है, 5 लाख रुपए की इलाज करवाने की, उसमें भी वो फायदा ले चुके हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा है, उसके एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास पक्की सूचनाएं हैं। उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत जगहों पर लोन्स लिए हैं और मकान भी बनाए हैं, छोटे बड़े ऐसे मकान बनाए हैं यहां पर। ऐसे ये लोग हैं। और दूसरा यहां पर व्यापार, हाँ, एक एक चीज यहां पर है जिसकी कोई पूछताछ नहीं होती है। आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा, ये जो रेहड़ी वाले होते हैं, रास्ते में ठेले वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, नॉर्मली इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, ये घूमते रहते हैं। हमेशा ये लोग जो हैं घूमते रहते हैं, अपनी अपने सामान को बेच रहे होते हैं। इनमें से जितने भी यहां पर हैं, एक बहुत बड़ी परसेंटेज, मैं तो कह रहा हूं लगभग लगभग 5% के करीब इनमें से जो लोग हैं, वो जरूर या तो बांग्लादेश के हैं, नहीं तो पाकिस्तान के हैं, नहीं तो अफगानिस्तान के हैं, जो यहां ये वाला काम करते हैं। इसीलिए वो बहुत बार कहते थे कि हम अपने रेड़ों पर, अपने ठेले पर नाम नहीं लिखेंगे। उसका कारण यही था कि उनकी पहचान हो जाती, वो कौन थे, कहां से आए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं, दिखने में तो हमें ऐसा लग रहा है ये बड़ा टेक्निकल इश्यू है, लेकिन ये टेक्निकल कम और देशभक्ति से ओतप्रोत इश्यू है। ये हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने का, हमारी वोटिंग हमारे वोटिंग सिस्टम को तबाह बर्बाद करने का। और मैंने आपको यहाँ पर एक और बात कही, वो निशिका दुबे जी ने बेसिकली कही थी, उन्होंने वो बात उठाई थी, डॉक्टर निशिका दुबे जी ने। उन्होंने कहा था जिन दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर वो मिस्टर कुरैशी बने थे, उन दिनों इनमें से सबसे ज्यादा यहाँ पर अपना वोटर कार्ड उन्होंने उस वक्त बनाया था, और उसमें उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस समय पूर्ण रूप से सहयोग किया था। ये उस समय की बात है। लेकिन उसके बाद में थोड़े हालात बदले, लेकिन उस तरह से नहीं बदले जैसे हम सोच रहे थे। और भी एक बड़ी विशेष बात है इन सब लोगों, पर्टिकुलरली इन्हीं लोगों के बारे में, वो ये है कि एक बार मान लीजिए यहां पर वो आकर के वो बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर मान लीजिए वो यहाँ पर कंपनी बना लेते हैं, उसमें पत्ती उनकी हो जाती है, उसके माध्यम से फिर वो यहाँ पर सरकारी, वो अपनी कंपनीज में, अपने ट्रेड में, अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को नौकरियां लगाते हैं। उसके लिए क्या वो करते हैं, उनका एक बड़ा अनूठा तरीका है, वो ये है कि वो यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो शुरू कर देते हैं, और उसमें एडवर्टीजमेंट करते हैं कि एनी वेयर इन द वर्ल्ड अगर कोई भी है वो इसको ज्वाइन करना चाहे। तो इस तरह से फिर क्या है, अलग अलग जगहों से जो इनके लोग हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम पाकिस्तान, वो अप्लाई करते हैं और वो यहाँ आते हैं। फिर यहाँ पर आकर के फिर वो नौकरी करते हैं, शॉर्ट टर्म वीजा लेते हैं, फिर उसको लॉन्ग टर्म वीजा में बदलते हैं, फिर भारत में आकर के नौकरियां करते हैं, फिर धीरे 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 करके यहाँ पर एक और काम करते हैं। वो भी सुन लीजिए, कई बातों का खुलासा करना अच्छा नहीं रहता, इसीलिए इस बात पर मैं पहले पब्लिकली नहीं बोल रहा था, लेकिन समय आ गया है, अब इन बातों को खुलासा होना चाहिए। और वो क्या करते थे, यहां पर आकर के इन ये जो एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ब्यूरो हैं भारत में, उनके माध्यम से यहां पर फिर वो रिक्रूटमेंट आईएसआईएस के लिए करते थे और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते थे, और अभी भी करते हैं। अब तो उसमें काफी वो जिसे कहते हैं दबाव आ गया है, काफी दबाव आ गया है। मेरा यकीन है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए, रॉ, आईबी और होम मिनिस्ट्री के जो अलग अलग एजेंसीज हैं, उनको इसके बारे में पता होगा, ऐसा मेरा मानना है, और उनकी नजर भी इस पर होगी। लेकिन सच्चाई एक और भी है, जहां इस इशू का पहलू सबसे बड़ा वो है कि इस इशू की जानकारी, दूसरा इस इशू का पहलू ये है कि इनकी साजिश, एक तो पहले जानकारी इनके बारे में, दूसरा इनकी साजिश क्या है वो,
और तीसरा, इनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना, ये कोई मामूली विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और दुर्भाग्य से आप देखेंगे अभी कई वीडियोस इस तरह के आए हैं, अलग अलग जगहों पर आए हैं, जो इनको सोशल सपोर्ट इस समय मिल रहा है। चलिए फैमिली सपोर्ट मानते हैं, फैमिली सपोर्ट मिल सकता है, इस कारण से मिल सकता है क्योंकि वो उस फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उनको अब सोशल सपोर्ट भी मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अब हमने पिछले 2-3 दिन से कई कौवों को कोयल की सूरत में बोलते हुए देखा है। और वो क्या है, उनकी सोच ये है कि वो कोयल की सूरत में आकर के हम उनके कव्वेपन को नहीं पहचानेंगे। अब फारूक अब्दुल्ला, फिर उसके बाद में महबूबा मुफ्ती, फिर उसके बाद में और इस तरह के लोग जो भारत के अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, अलग अलग पार्टीज में हैं, पर्टिकुलरली कांग्रेस, अब वो इन सब लोगों के बारे में रोना उन्होंने शुरू कर दिया है। यहां तक वो कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकवादी घटना कहीं पर होती है तो इनके लिए वो कहते हैं इन बेचारों ने क्या किया है। वो तो यहां तक भी कहते हैं कि टेररिस्ट बेचारे आए, मिलिटेंट बेचारे आए, उनको तो जाने की फिक्र थी, वो कहां से ये पता कर लेते कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। देखिए नरेटिव कैसे बदलने की कोशिश उन्होंने की है। दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग अ कवरिंग फायर टू द इस्लामिक टेररिस्ट इन कश्मीर, नंबर 1। नंबर 2, इन सब लोगों के लिए भी कवरिंग फायर तैयार कर रहे हैं कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो इस पर एक बार फिर से सोचे, इस बार फिर से पुनर्विचार करे, इनको तबाह न करे, इनको जलील न करे, इनको रुसवा न करे, इनको वापस ना भेजे। ये है पॉलिटिकल पार्टीज का हाल, चाहे उसमें फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उसमें कांग्रेस के लीडर्स हो, चाहे उसमें तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हो, चाहे उसमें पीडीपी हो। इन सब की ये मिली भगत है इस मामले में कि भारत में भारत विरोधी तत्व, भारत में राष्ट्र विरोधी ये शक्तियां, राष्ट्र विरोधी एलिमेंट्स, ये किस तरह से भारत से ना जाएं, ये इनकी कोशिश है। अब तो भारत सरकार से मैं अपील करूंगा, आपके सौजन्य से, इस अल्टरनेट मीडिया के माध्यम से मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा, ये आपके पास एक मौका आया है, आप इस मौके को हाथ से ना जाने दे और इसको कल्मिनेशन तक ले जाए, इसको कल्मिनेशन तक ले जाए। और ये बड़ा जरूरी है कि इस समय भारत सरकार के लिए पर्टिकुलरली मैं मानता हूं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी इसके लिए बननी चाहिए, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं या तो होम मिनिस्टर करे, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करे, उसकी मॉनिटरिंग एक कमेटी बनाई जाए जो ये पता करेगी कि ये जो सारा इशू है, गैमेट ऑफ इश्यूज जो इसके साथ इन्वॉल्व हुआ है। जैसे मैंने लगभग मैं समझ रहा हूं मैंने आधा घंटा बोला है इस विषय पर, और भी इसके साथ और भी कई पहलू हैं जिन पे बात हो सकती है। हमने उस वक्त जब ये मामला उठा था, मैं आपसे बात कर रहा हूं सन 2012 से लेकर के 2016 तक, शायद ही मैंने भारत के किसी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर को छोड़ा है जम्मू कश्मीर से संबंधित। फिर भारत सरकार में जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो मंत्री है, उनसे, एमपी से, फॉरेन सेक्रेटरी से, डिफेंस सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, सीआरपी के आईजीपी से, बीएसएफ के आईजीपी से, और कोर कमांडर आर्मी से, इन सब से मेरी बातचीत हो चुकी है। और आज मैं ये पहली बार कहना चाहूंगा, इस विषय पर मेरी बातचीत उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी से भी इस पे हुई थी। मैंने उनको ये सारा, जो भी ये सारा मामला है, इस सब मामले का मैंने उनको फाइल बना करके दिया था। उनकी इंटरवेंशन भी इसमें है कि जिस तरह से ये फिर उस वक्त बंद हुआ। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं पर्टिकुलरली उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम उस वक्त किया था। पहले तो उनको भी लगा कि ये हो नहीं पाएगा जब उन्होंने मेरे से बात की, लेकिन उसके बाद में हम भी पीछे रहे, उन्होंने भी किया। अल्टीमेटली सीमा सशस्त्र बल को इंडो पाक बॉर्डर पे, इंडो नेपाल बॉर्डर पे लगाया गया और वहां ये सारा मामला बंद हुआ। अभी भी मैं कहता हूं आपसे, भले ही नेपाल से नहीं आ रहे हों, जो जम्मू कश्मीर के सरेंडर टेररिस्ट वगैरह क्या है, ये सारा ढकोसला जो है
वहां से ना वो अलग अलग बाकी तरीकों से आ रहे हैं, और नेपाल से अभी भी कुछ इसके अलावा लोग आ रहे हैं जिनको ये लगता है कि उन कि लगभग 5 लाख के करीब ये लोग भारत में हैं इस समय, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और जो यहां से वहां टेररिज्म के लिए गए थे, जिन्होंने वहां शादियां की हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के कितने यहां पर हैं, और फिर अफगानिस्तान के भी कितने हैं। खैर वो तो एक अलग इशू है, वो एक सेपरेट इशू है, उसको इस वक्त इस इशू के साथ नहीं मिलाएंगे। और अच्छी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे इस इशू को लेकर के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को तो फटकार लगाई है, कुछ लोगों को के लिए मैंने सुना है कि शायद कल या आज जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों में से किसी ने भारत सरकार को कहा है कि आप किसी के मामले में, किसी इंडिविजुअल के मामले में कहा है कि आप रुक लीजिए, पहले इनके सारे पेपर्स देख लीजिए। यानी कि ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी आ गया है, हाई कोर्ट की निगरानी में भी आ गया है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ करके इस इशू पर किसी भी प्रकार से इंटरवीन करना चाहिए। दे शुड नॉट इंटरफियर इन द पॉलिसी मैटर्स, इन माय ओपिनियन दे शुड नॉट इंटरफियर इन द पॉलिसी मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे मामले में जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, और जो देश और धर्म की इस वक्त सिचुएशन है, देश और काल की जो सिचुएशन है, उसके अनुसार जो भारत सरकार ने इस समय फैसला लिया है, एवरीबॉडी, एवरी इंस्टीट्यूशन एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मस्ट लव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल खड़ा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में इस बात पर और खुलासा होगा, इस विषय पर और खुलासा होगा। ये कोई मामूली विषय हमारे लिए नहीं है। ये चलते फिरते हमारे यहाँ 5 लाख स्पाइस हैं सर, छोटे मोटे नंबर नहीं है ये। महिलाएं, पुरुष की बात नहीं हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। मैंने और मैंने पुरुष उस मिला वक्त भी, के तो मुझे मेरे ख्याल याद से है, 10 लाख के ऊपर ही मैंने पहुंच उस वक्त जाएंगे। भी याद है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मुझे एक मीटिंग के लिए नॉर्थ ब्लॉक में बुलाया था। वहां से बात करते हुए मुझे याद है उस वक्त होम सेक्रेटरी थे अनिल गोस्वामी जी। मैंने उनको उस वक्त सबके बीच में, उनके साथ में सारे अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, इवन और कमीशंस के लोग भी उनके पास बैठे थे। बड़ी सभा में मैंने उनको उस वक्त ये बात कही थी, और मैंने उनको कहा था कि जम्मू कश्मीर में फुल फ्लज्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, फुल फ्लज्ड एक कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर असेंबली में बन रही है। और मैं ये आज, तब से लेकर के आज मुझे लगता है 10 साल हो गए हैं, आज मैं कहूंगा कि समूचे भारतवर्ष में ऐसे पाकिस्तानियों की लोकसभा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, पक्की बन गई है। पाकिस्तानियों की एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिनिमम मिनिमम भारत में बनी हुई है ऐसे पाकिस्तानियों की। इनको केवल एक ही चीज करना है, किसी दिन इन्होंने फैसला ये लेना है कि हम ज्योग्राफिकली एक जोन में जाकर के बस जाए, बस इतना करना है। बाकी वोटर कार्ड उनके कैसे बने हैं ये भी आपने खुलासा किया, इनके आईडी कैसे बने हैं ये भी हमें पता है, इनके आधार कैसे, इवन इनके इंडियन पासपोर्ट बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट इंडियन पासपोर्ट कई उनके बने हुए हैं। अब ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसमें जो पाप और जो अपराध कांग्रेस की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, और पर्टिकुलरली ये प्रादेशिक स्तर पर जो क्षेत्रीय दल है उनकी सरकारों ने किया है, ये अपराध और ये जो पाप है ये अक्षम्य है, ये माफी देने लायक नहीं है, क्षमा करने लायक नहीं है। उन्होंने भारत में ये ऐसा काम करके बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। काफ़ी शॉकिंग डिटेल्स निकल कर आई हैं सर। अटैक के बाद में कश्मीरियों का असली चेहरा, ये 5 लाख महिलाओं का, सुप्रीम कोर्ट का डिपोटेशन पर हॉल्ट लगाना, आज आज ही 6 लोगों पर लगाया है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का ये कहना राहुल कनवल के साथ शो में कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, सो व्हाट।
सो व्हाट? हो गया तो हो गया। उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता, उनको तो अपनी सत्ता की रोटियाँ सेकनी है। शायद उससे वो उनको उसी से ही मतलब है। ये जो अटैक हुआ इसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि भा हिंदू जाग रहा है। मैंने अक्रॉस द कंट्री इस मैं तरीके यहाँ की पर एक, यूनिटी। चूंकि आपके श्रोतागण सुन रहे हैं, काफी काफी डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। देखिए, एक आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है, जो आगे भी आएगा, पीछे भी आ चुका है, वो क्या है कि हिंदू तो मारे गए हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या नॉन कश्मीरी पंडित हिंदू हो, हिंदू तो मारा गया है, लेकिन साथ में मुस्लिम्स भी तो मारे गए हैं। अब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है और सच्चाई क्या है? दोनों, सच्चाई भी और काउंटर आर्ग्यूमेंट भी क्या है? जब मुसलमान मारे गए थे, कश्मीर में मारे गए, जम्मू में मारे गए, या कहीं कहीं पर भी आतंकवादियों ने उनको मारा, इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने मुस्लिम्स को भी मारा, लेकिन उन्होंने मुस्लिम्स को सिर्फ़ इसलिए एक को मारा मारा है सिर्फ़, मुस्लिम्स को नहीं क्योंकि मारा, सिर्फ़ एक को मारा है सो दैट कोई ये ना बोल सके नहीं नहीं कि नहीं, सिर्फ़ मैं यहाँ हिंदुओं की को बात मारा। नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 40 साल 30 साल की बात कर रहा हूं। जिनको भी मारा है उनको राजनीतिक कारणों से मारा है, उनको केवल इसलिए मारा है क्योंकि वो उनके काम में ऑब्स्टैकल बन रहे थे, राजनीतिक ऑब्स्टैकल बन रहे थे, उनको राजनीति के कारण मारा गया, उनको प्रशासनिक व्यवस्था के कारण मारा गया, क्योंकि वो उनके लिए व्यवधान व्यवधान बन रहे थे, उनके लिए ऑब्स्टैकल बन रहे थे। लेकिन अगर हिंदू को मारा गया, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित हो या और कोई हिंदू हो, अगर उनको मारा गया, उनको केवल एक कारण के लिए मारा गया, क्योंकि वो हिंदू हैं। Hindus were killed because they were Hindus. Muslims were killed because उनके साथ उनकी राजनीतिक खटपट थी, उनके साथ उनकी राजनीतिक रूप से तालमेल नहीं था। फॉर पॉलिटिकल रीजंस मुस्लिम्स वर किल्ड, यस मुस्लिम्स वर किल्ड, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका कारण इतने क्लिनजिंग नहीं था, उनका कारण रिलीजियस क्लिनजिंग नहीं था, उनका कारण ये नहीं था कि वो किसी और धर्म से, किसी और मजहब से, किसी और सांप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। किसी भी मुसलमान को इस बात के लिए नहीं मारा गया कि वो मुसलमान है, कि वो कलमा पढ़ता है, कि वो कुरान पढ़ता है, कि वो नमाज पढ़ता है, लेकिन हिंदुओं को इसलिए मारा गया कि वो राम का नाम लेते हैं। हिंदुओं को इसलिए मारा गया क्योंकि वो टीका लगाते हैं। हिंदुओं को इसलिए मारा गया क्योंकि उनका विश्वास किसी ऐसे भगवान में है, किसी ऐसे ईश्वर में है जिनको वो अपना ईश्वर नहीं मानते। ये है दोनों में फर्क। मैंने ये बात इसलिए यहां पर कही, हालांकि इस बात को करने के लिए और भी कई मंच हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बातें खुल गई हैं, कई बातें सामने आ गई हैं, सब पर खुलासा होना चाहिए, और अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? आज हमें इन बातों को सामने रख करके मैं आपके श्रोताओं से विशेषकर प्रार्थना करूंगा कि इन विषयों को जो मैंने आपके सामने रखे हैं, केवल आप सुने नहीं, केवल इस पर कमेंट न करें, इन बातों को आप, जो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ऑपरेशन है, जो आपके चारों ओर का माहौल है, जिस समाज में आप उठते बैठते हैं, जिस समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां इन बातों को कहिए, वहां अपने लोगों के साथ इस पर बातचीत करिए, और अपने इन्फ्लुएंस के माध्यम से, अपने कैपेसिटी के माध्यम से और अपने कैपेबिलिटी के माध्यम से, जो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसमें इन बातों को करके लोगों को बताइए सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, उनके सामने इस बात को लाइए कि सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, उम्र भर हम हमेशा दो चीजों पर ध्यान करके चलते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान में करते हैं कि हमारी सेहत ठीक हो, पर्सनल, दूसरा परिवार हमारा ठीक हो। प्राइमरली ये दो चीजें जो हैं, ये ह्यूमैनिटी में कहीं पर भी आप कहीं पर भी जाएं, उसमें ये अपने सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, हर व्यक्ति को लगते हैं, ऐसा नहीं है। इवन मुझे लगता है जानवरों को भी लगते होंगे, पक्षियों को भी लगते होंगे, लेकिन उसके अलावा जो उनको नहीं लगते हैं हमें लगते हैं, वो क्या है? इन सब का वैल्यू तब है जब हमारा भारत है, जब हमारा देश है, जब हमारा सनातन है, जब हमारी भारतीयता है, हिंदुत्व है। ये चीजें नहीं होंगी तो जो बाकी की दो छोटी चीजें हैं जिन पर सारी उम्र हम अपना समय लगाते हैं, वो भी नहीं रहेंगे। और ये पिछले 1000 साल की दास्तां है, केवल फॉर्मेट बदले हैं।
कभी एक फॉर्मेट, कभी दूसरा फॉर्मेट, कभी तीसरा फॉर्मेट। ये हमारा दुर्भाग्य था कि ये कहा गया कि भारत में कोई गंगा जमुनी तहजीब थी। अब ये गंगा जमुनी तहजीब किसकी थी, कहाँ थी, कहाँ, मैं तो अभी देख नहीं रहा हूँ। गंगा जमुनी तहजीब होते हुए भी देश के दो टुकड़े हुए, और वो किस लिए हुए? वो धर्म के आधार पर हुए। देश जो बटा, डिवीजन ऑफ इंडिया जो हुआ, उसका आधार था रिलीजन। लेकिन फिर भी जब देश बटा तो पूर्ण रूप से नहीं बटा, पूर्ण रूप से पॉपुलेशन ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन आज हम दूसरे मुहाने पर खड़े हो गए हैं, जहां पाकिस्तान तो बन ही गया है, भारत में एक और पाकिस्तान बनाने की साजिशें चल रही हैं। और ये साजिश कोई छोटी मोटी नहीं है। इसमें 3 देश इन्वॉल्व हैं, कि हमारे यहाँ पर कम से कम 3 देश इन्वॉल्व हैं। एक वो अंग्रेज जो छोड़कर गए, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा भारत में ही एक और देश अंदर अंदर ही जो पनप रहा है भारत के विरुद्ध। ये 3 इस पर लगे हुए हैं, जिन्होंने लगातार 1946 से लेकर के आज पूरे 80 साल इस बबूल के पेड़, इस बबूल के बीज को बो करके आज इस पेड़ को हमने हमारे सामने इतना बड़ा खड़ा कर दिया है। हर तरफ इसके कांटे ही कांटे हैं, जहर ही जहर है, और हम जो देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन इसका मुकाबला होगा, इसका मुकाबला करना है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे सामने ये एक प्रकार से क्या कहते हैं उसे, दो धारी तलवार खड़ी कर दी गई है, हम उससे डर जाएं। डरने की तो बात ही नहीं है। अगर ये सिविलाइजेशन वॉर है, अगर ये सिविलाइजेशन वॉर है, वी विल फाइट इट टिल द एंड, एंड वी विल फाइट इट टू द फिनिश। बिल्कुल सही कहा सर आपने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार। थैंक यू भारत सर। माता की जय। भारत माता की जय।